नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, बहुत स्वागत। और खबर असरदार की शुरुआत करेंगे असरदार खबर के साथ कुंभ से जुड़ी हुई। कुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संतों ने गुस्सा जताया है। अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुंभ वो जाएं जिन्होंने पाप किए हैं। संत समाज ने अब चंद्रशेखर के बयान के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। इतना ही नहीं, माफी नहीं मांगने पर उनका पिंडदान तक करने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयानों को लेकर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने नगीना सांसद के बयान वापस न लेने पर पिंडदान करने तक की चेतावनी दे डाली। और उसे अभी विद्वानों के बीच में नहीं बैठा, कोई सदग्रंथ पढ़े नहीं उसने। तो अगर ऐसा बार बार करेगा, केवल वोट की राजनीति के लिए कर रहा, ज्यादा करेगा तो उसका विरोध करेंगे। इस बात को उसे पता नहीं पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। किस तरह का विरोध करेंगे? किस तरह का विरोध करते हैं? हम तो जैसे राकेश जी कहते हैं पिंडदान कर दिया, जैसे पिंडदान कर देंगे। दरअसल भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था कि महाकुंभ में स्नान करने वे लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। उनके इस बयान पर धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। त्रिवेणी में जो कुंभ पड़ता है, जो वहाँ पे क्या ऋषि मुनि देवता नर किन्नर यक्ष सभी आते हैं, वहाँ माँ का दर्शन करते हैं और उसमें पुण्य काल में स्नान करते हैं। तो ये सभी पापी हैं क्या? देवता पापी हैं क्या? है नहीं? ये मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। इनको सनातन धर्म और धर्म का ज्ञान नहीं है इन सांसद को। महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कुंभ को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी पलटवार किया है। सरकार पर जवाब दी। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद, हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संतों में गुस्सा है। उनके इस बयान ने धार्मिक आस्था और कुंभ मेले की परंपराओं पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे विवाद गहराता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात तो उपचुनाव की। मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो वहीं अखिलेश ने एक बार फिर अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत का दावा भी किया है। अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पहले से ही प्रत्याशी घोषित हैं। मिल्कीपुर के लिए क्या है बीजेपी का प्लान, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद अब बीजेपी की निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव पर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन अब 2025 के उपचुनाव में बीजेपी ये सीट उससे छीनना चाहती है। बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी गंभीर है। बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। मिल्कीपुर का उपचुनाव साल 2022 के चुनाव से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें बीएसपी और कांग्रेस दोनों मैदान में नहीं है। वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव में एसपी के साथ खड़ी है। इधर मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में बीजेपी 14 या फिर 15 जनवरी तक
मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा सकती है। विगत 9 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभाओं में विजय दर्ज की है। मिल्कीपुर में भी विजय दर्ज हो, इसके लिए संगठन और सरकार काम कर रहा है। विधानसभा स्तर पर विधानसभा संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है। बूथ लेवल तक तैयारी चल रही है। डबल इंजन की सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और प्रत्याशी का जहां तक सवाल है, हमारा प्रत्याशी कमल है और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा भी कर देगी। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। वहीं अखिलेश यादव का ये मानना है कि इंडी गठबंधन वैसे ही मजबूत है जैसा पहले दिन था। रही बात मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। मिल्कीपुर के लिए उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चल रहे खरमास के चलते प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 जनवरी से पहले नामांकन दाखिल करने की संभावना कम है। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवार का चयन 15 जनवरी तक किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शाहजहांपुर के मोहम्मदपुर अब मोहनपुर के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही 10 से ज्यादा गांव के नाम बदले गए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से ही नाम बदलने का ऐलान किया। इस दौरान सीएम ने लाडली बहना योजना की 20वीं किश्त भी जारी कर दी। जब आपने कहा कि कुछ नाम अटक रहे और खटक रहे हैं, तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? ये बात तो सही है। एमपी में जगहों के नाम बदले जाने का सिलसिला जारी है और अब इसी कड़ी में कई गांवों के नाम बदले गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शाहजहांपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से ही जिले के कई गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन गांवों के नाम बदलने की मांग की थी, जिन्हें सीएम मोहन यादव ने मंच से ही स्वीकृति दे दी। इस दौरान सीएम ने मंच से उन गांवों के नाम पढ़े और नए नाम का ऐलान भी किया। सीएम का ऐलान, बदल गए नाम, पहले मोहम्मदपुर अब मोहनपुर, पहले ढाबला हुसैनपुर अब ढाबला राम, पहले मोहम्मदपुर पावड़िया अब रामपुर पावड़िया, पहले खजूरी अलहदाद अब खजूरी राम, पहले हाजीपुर अब हीरापुर, पहले निपानिया हिसामुद्दीन अब निपानिया देव, पहले मोहम्मदपुर कुंवादिया अब रामपुर कुंवादिया, पहले रिछड़ी मुरादाबाद अब रिछड़ी, पहले खलीलपुर अब रामपुर, पहले शेखपुर बोंगी अब अवधपुरी। तो सही है कि अगर मोहम्मदपुर मछनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो। विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। मेरे नाम से नहीं भाई, तुमने प्रस्तावित किया है। आपने कहा ढाबला हुसैनपुर, अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए?
इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। आपने कहा मोहम्मदपुर पवाड़िया, अब मोहम्मदपुर, फिर वही बात आ गई कि कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा? भगवान राम से ज्यादा नजदीक हो क्या? हम भी है यार, चिंता मत करो। अपने पास तो 33 करोड़ देवी देवता, किसी के नाम से भी रख लो। ये सारे की सारी पंचायतें इन नाम से जानी जाएगी। हाल ही में उज्जैन के 3 गांवों के नाम बदले गए थे। मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर और गजनी खेड़ी को अब चामुंडा माता गांव किया गया था। अब महाकाल मंदिर के पास के और इलाकों के नाम भी बदलने की मांग उठ रही है। सीएम ने नाम बदलने का ऐलान शाहजहांपुर में आयोजित लाडली बहना योजना के कार्यक्रम के दौरान किया। सीएम ने लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त जारी की और कई योजनाओं का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान सीएम ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। मुझे इस बात का आनंद है, आज जब हम लाडली बहनाओं की राशि का अपने खातों में जब अंतरण कर रहे हैं, आप बताओ रक्षाबंधन कब आता है? कब आता है? कब आता भाई? सावन में। मैं तो आश्चर्य करता हूं, और ये हमारी पार्टी है। वो केजरीवाल झूठे लाल जरा देख लें आंख खोल के, हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है बहनों के लिए, हर महीने। आंखें हो तो देख लो, भाषण में झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश में पैसा डलना बंद हो गए। तुम्हारी तो बहन बेटी है नहीं, तुम तो झूठ बोलते रहोगे जीवन भर। तो मोहम्मदपुर अब मोहनपुर है। शाहजहांपुर में ऐसे ही कई गांवों के नाम बदल दिए गए हैं। सीएम ने प्रदेश के 1 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1553 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की है और 10 करोड़ 11 लाख राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर उज्जैन से, जहां महाकाल लोक विस्तार योजना के तहत 257 मकान तोड़े गए। ये कार्रवाई कल शुरू की गई थी और आज भी प्रशासन का बुलडोजर यहां पर चला। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन की टीम यहां कार्रवाई के लिए पहुंची। उज्जैन में आज भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। महाकाल लोक विस्तार योजना के तहत तकिया मस्जिद और 257 मकान तोड़ने की कार्रवाई पूरी की गई। शनिवार को प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया था और आज भी कुछ बचे हुए मकानों को तोड़ा गया और अब मलबा उठाया जा रहा है। महाकाल लोक से लगी तकिया मस्जिद के पास की इस कॉलोनी को जो 257 मकान थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। कल से ही ये कार्रवाई लगातार की जा रही थी, जिसमें 200 से अधिक मकानों को रात तक तोड़ दिया गया था, लेकिन बचे कुछ मकानों को भी तोड़ने की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। अब जो मलबा दिख रहा है, इन मलबों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो है महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य होना है, कार्रवाई शुरू करने से पहले 24 घंटे का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद कई लोगों ने खुद ही अपने घरों को खाली कर दिया। क्षेत्र में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी और 257 मकान तोड़े जाना थे। उनमें से 240 मकान तोड़े जा चुके हैं और नगर निगम के द्वारा उनके स्तर पर जो भी है मलबा हटाने की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे मकान थे, ऐसे मकान धारक थे जिनने मुआवजा एक्सेप्ट नहीं किया था पहले। आज वो भी प्रशासन के संपर्क में आए हैं और उनने भी अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं और वो मकान भी जल्दी ही डिमोलिश किए जाएंगे। प्रशासन के मुताबिक गिराए गए सभी मकान और मस्जिद महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में आते हैं। करीब 66 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटने के बावजूद 16 मकानों के मालिकों ने मामला कोर्ट में दर्ज करवाया है। हालांकि बाकी मकानों को गिरने की अनुमति मिलने के बाद ये कार्रवाई पूरी की गई है। जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उनमें से कुछ इस कार्रवाई पर नाराजगी जता रहे हैं। कम पैसे में तो कहीं प्लाट भी नहीं मिलता है। चद्दर वालों के 3.5 लाख दिए, गार्डर फर्शी वालों के 6 लाख दिए, तो इतने में तो कहीं प्लाट भी नहीं मिल रही है आजकल। क्या संतोष है? हम तो बिल्कुल संतोष ही नहीं है। रो रो के तो खाली करा, टाइम भी नहीं दिया, बहुत कम टाइम शाम को लगाया 4 बजे और सुबह 8 बजे का टाइम दिया कि खाली कर दो। अब इतने से में कैसे क्या कर सकते हैं हम?
हमारे पास कुछ सुविधा भी नहीं थी, ऐसी रोडों पे सामान पटका पहले तो कोई पैसे दिए जमीन के कुछ भी तो नहीं दिए, किराए के मकान भी नहीं मिल रहा है टाइम पे हमारे को। अब कहाँ जाए हम, मुआवजा तो मिला लेकिन ऐसा नहीं मिला कि अपन कहीं बना ले। अब ये घर टूटा तो अपन घर बना ले कहीं, क्या हर चीज तो महंगी ही है, हर चीज में तो। बेरोजगार है, छुट्टी मजदूरी करते हैं अपन तो ये मकान टूट गया, अभी तो किराए का मकान भी नहीं मिल रहा हमें। कार्रवाई तो अभी पता ही नहीं चल रही है, वकील लोग हमें बता ही नहीं रहे कुछ भी अभी। तो संतुष्ट है कि नहीं इससे कार्रवाई से? संतो अब टूट तो गया, अब तो संतोष ही करना ही पड़ेगा। कार्रवाई के दौरान एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम के 50 से ज्यादा कर्मचारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। सुरक्षा के लिए करीब 400 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इस जमीन का इस्तेमाल भगवान महाकाल के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजापुर में जवानों की शहादत का बदला लिया जा रहा है। यहां जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को, नक्सलियों को ढेर कर दिया। नारायणपुर में भी जवान सर्चिंग पर निकले हैं और जवानों को देखकर नक्सली भाग खड़े हुए। सीएम ने सफलता पर जवानों को बधाई दी है। बीजापुर, हाल ही में नक्सलियों ने यहां कायराना करतूत को अंजाम दिया था। आईईडी ब्लास्ट से सुरक्षा बलों के वाहनों को उड़ा दिया था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। लेकिन अब सुरक्षा बलों की बारी है। नक्सलियों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया है। बंदेपारा कोरन जेट के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 नक्सली मारे गए हैं। जवानों ने नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए हैं। मौके से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। नारायणपुर में भी जवानों को बड़ी सफलता मिली है। हिरगेनार और गुमचूर में नक्सलियों का डंप सामान भी बरामद किया गया है, जिसमें विस्फोटक भी शामिल है। अबूझमाड़ के सोनपुर थाना इलाके में जवान सर्चिंग कर रहे थे। जवानों को आता देख नक्सली भाग गए। नारायणपुर के सोनपुर थाना क्षेत्र में, सोनपुर कोयलीबेड़ा के बॉर्डर क्षेत्र में, जिसमें काकनार गुरकुंज का क्षेत्र आता है, गुमचूर तो मेरादी। एक सूचना हमें कंपनी नंबर 5 की और रावघाट प्रतापपुर एरिया कमेटी की कुछ नक्सलियों की जमावड़े की थी। इस पे क्विक एक्शन पे एक छोटी टीम हमने भेजा था। नक्सली भागने में फरार हुए, लेकिन उनका एक बड़ा डेरा हमें मिला है, ड्रम मिले हैं, एक्सप्लोजिव मिले हैं, 4 आईडी मिला है। जल्दीबाजी में अपना पूछ वगैरह, बैग वगैरह छोड़कर भागे, तो वो हमें बरामद हुआ है। उसके अलावा एरिया में गश्त करके फोर्स वापस आई है, कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ पर सीएम साय ने जवानों को बधाई दी है। सीएम साय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये कार्रवाई मार्च 2026 तक देश प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को मजबूती प्रदान करती है। उन्होंने लिखा, बस्तर संभाग में शांति और खुशहाली के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक तरफ एमपी में ड्रग्स तस्करी के काले साम्राज्य पर शिकंजा कसा जा रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, तो वहीं लगातार ड्रग्स तस्करी के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसे लेकर कई सवाल हैं। ड्रग तस्करी के खेल पर नकेल कैसे लगेगी और नकेल से लेकर कैसे आखिर फल फूल रहा है नशे के कारोबार को, कहीं ना कहीं ये सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। ड्रग्स तस्करी के खेल पर नकेल, सुपर एक्शन के बाद खौफ में तस्कर, तस्करों का कोड कैसे होगा डीकोड। मध्य प्रदेश को ड्रग्स के जाल से मुक्त कराने का अभियान तेजी से जारी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में 6 अक्टूबर को राजधानी भोपाल के बगरौदा गांव में फैक्ट्री से बरामद 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स के मामले में अब फैक्ट्री की लीज को निरस्त कर दिया गया है और इसके साथ ही मिलीभगत के आरोप में इलाके की और भी कंपनियों की लीज निरस्त करने की तैयारी है, जिसको लेकर ड्रग्स माफिया और तस्कर खौफ में है। राजधानी भोपाल के बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया से जिस फैक्ट्री से
1800 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसकी लीज को रद्द कर दिया गया है और अब ऐसी 30 फैक्ट्रियों की और लीज रद्द की जाने की तैयारी चल रही है, जिन पर लीज तो किसी दूसरे काम के लिए ली गई थी, लेकिन कोई और चीज़ का प्रोडक्शन चल रहा है या लंबे समय से खाली पड़ी हैं। लगातार कार्रवाई अब शुरू हो गई है। वहीं इसके अलावा मिनी मुंबई यानी इंदौर के अलग अलग जोन से 2400 किलो चरस, गांजा, एमडी और अफीम को एनसीबी ने नष्ट किया है, जिसकी कीमत 21 करोड़ बताई जा रही है। ड्रग्स डिस्पोजल अभियान के तहत इंदौर एनसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई राजधानी भोपाल में हो या फिर मिनी मुंबई यानी इंदौर में, लेकिन सवाल है कि आखिर बड़ी संख्या में ड्रग्स कैसे पहुंची? काले साम्राज्य का मास्टरमाइंड कौन है? कौन मध्य प्रदेश को उड़ता पंजाब बनाने की साजिश रच रहा है? और सवाल कई और भी हैं, लेकिन खुलासा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स के जाल में फंसने से परिवार तबाह हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।